नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, हमारी इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी, वो भी एम लक्ष्मीकांत जी के लेटेस्ट एडिशन यानी कि 8th एडिशन से। दोस्तों, अब तक मैं आप लोगों के सामने प्रश्न पत्र प्रथम की 6 वीडियो ला चुका हूँ। आज 7वीं वीडियो है और ये वीडियो इसलिए खास है दोस्तों, क्योंकि जो अभी तक मैं जितने प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ वो प्रश्न पत्र थे दोस्तों जो यूपीएससी प्री के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आज उसी क्रम में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 2019 का यूपीएससी प्री का प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो घूम घूम करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यानी कि पसंदीदा विवाह के लिए कौन सा अनुच्छेद है जो हमें संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 29। दोस्तों, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ इस अनुच्छेद के विषय में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विकल्प दूसरा यानी कि वो अनुच्छेद 21 है, जो हमें अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए हमें अधिकार अवेलेबल कराता है और उसका संरक्षण भी करता है। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 है, वो व्यक्ति को अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार का संरक्षण देता है। और देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में ये माना है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार गरिमा के साथ जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है, जो अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत किया गया है। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आज का प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि, यानी कि जनजातीय लोग होते हैं, उन जनजातीय लोगों की भूमि को खनन करने के लिए निजी यानी कि प्राइवेट लोगों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? कौन सी अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत, 5वीं अनुसूची के तहत, 9वीं अनुसूची के तहत या फिर आपकी 12वीं अनुसूची के तहत? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है 5वीं अनुसूची के तहत। जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उनकी भूमि को खनन के लिए जो निजी पक्षकारों को दिया जाता है उसको अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। और अब ब्रीफ में समझा दूं दोस्तों, हमारे भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची जो है उसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन करने के लिए दोस्तों निजी पक्षकारों को यानी किसी प्राइवेट व्यक्तियों को हस्तांतरण यानी कि जो ट्रांसफर कर देते हैं भूमि, अंतरण जो कर देते हैं, उसे अकृत यानी कि वॉइड और शून्य घोषित किया जा सकता है। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997 मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और उस फैसले में उन्होंने कहा था कि 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि को गैर जनजातियों या निजी कंपनियों को खनन करने के लिए या औद्योगिक उद्देश्य के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। ओके दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम आप आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए, आज का तीसरा प्रश्न देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन में निवास करने वाले व्यक्ति यानी कि वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है? या दोस्तों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2000 के अनुसार बांस एक गौण वन उपज यानी कि वन की उपज है? या फिर दोस्तों, अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वनवासी जो है वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वन की उपजों के स्वामित्व की अनुमति देता है? अब इनमें से सही कौन सा है यह आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है? तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, पहले विकल्प फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों, हमारा जो भारतीय वन अधिनियम है ना 1927 का, उसमें हालिया संशोधन 2017 में हुआ था। 2017 के तहत बांस का जो वृक्ष है, तो बांस को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया है।
जिससे दोस्तों उसकी कटाई और परिवहन के लिए अनुमति की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सीधे तौर पर वनवासियों को बाट काट यानी कि बांस के वृक्ष को काटने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि दोस्तों वन अधिकार अधिनियम 2006 की जो बात कर रहे हैं तीसरे विकल्प में, तो बता दूं आपको कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत बांस को लघु वन उपज माना जाता है, जिसका स्वामित्व और संग्रहण करना और उपयोग वनवासी कर सकते हैं, परंतु काट गिराने का अधिकार उनको नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला विकल्प जो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि विकल्प पहला, ये तो गलत है। और जो दूसरा दिया गया है, दूसरा विकल्प ये भी सही है और तीसरा विकल्प भी हमारा सही है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सही है? तो हमारा बी यानी कि विकल्प दूसरा और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर चौथा। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया, ये सही है। या फिर दोस्तों भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया, ये बात सही है, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो दोस्तों सही कौन सा ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर आपसे। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न से ही चलते हैं कि पहले विकल्प से चलते हैं, पहला विकल्प सही है या गलत है। देखिए दोस्तों विकल्प पहला है कि अगर बात करें कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनरावलोकन के परे कर दिया, तो दोस्तों ये विकल्प जो है तथ्यात्मक रूप से गलत है। क्योंकि दोस्तों भारत के संविधान में 44वां संशोधन जो कि 1978 में अधिनियमित हुआ था, वास्तव में दोस्तों 42वें संशोधन यानी कि 1976 द्वारा किए गए प्रावधानों को रद्द करने के लिए लाया गया था। ओके दोस्तों, जिसने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया था। इसलिए हमारा पहला विकल्प दोस्तों तथ्यात्मक रूप से गलत है। अब बात करें हम दूसरे विकल्प की, तो हमारा दूसरा विकल्प क्या कहता है? भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया। दोस्तों यह कथन तथ्यात्मक रूप से सही है, क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 99वें संशोधन या अधिनियम 2014 को असंवैधानिक करार देते हुए अभिखंडित रद्द कर दिया था। और दोस्तों 99वां संशोधन जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के लिए लाया गया था। ओके दोस्तों, और दोस्तों 16 अक्टूबर 2015 को भारत के उच्चतम न्यायालय की जो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि एनआईएसी असंवैधानिक है। ओके दोस्तों, और बता दूं फिर तीसरा विकल्प क्या कहता है? क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो दोस्तों बता दूं, न्यायालय ने ये माना कि ये संशोधन जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। जब दोस्तों हस्तक्षेप कर रहा है तो अतिक्रमण भी कर रहा है, जो कि संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। इसलिए हमारा यहाँ पर विकल्प दूसरा और हमारा विकल्प तीसरा सही है। परंतु दोस्तों आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ पर दोनों विकल्प सही बैठ रहे, दूसरा और तीसरा, परंतु एग्जामिनर ने यहाँ हमें तीसरे विकल्प का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं कराया है। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, ना तो पहला और ना दूसरा। या तीसरा विकल्प उपलब्ध नहीं कराया है, यानी कि दूसरा कराया तो हमें यहाँ पर खाली करना पड़ेगा, केवल दूसरा ही यहाँ पर सही है। ओके फ्रेंड्स, एग्जामिनर कभी कभी हमारे साथ माइंड गेम खेलता है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखिए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में, या मोरारजी देसाई जी के शासनकाल में? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू जी यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी के समय में। देखिए दोस्तों भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान पुनः स्थापित यानी कि जोड़ा गया था। और दोस्तों ये संशोधन जो था प्रथम संविधान अधिनियम 1951 द्वारा किया गया था। दोबारा सुन लीजिए, यह संशोधन दोस्तों प्रथम संविधान अधिनियम 1951 द्वारा किया गया था। दोस्तों इस अनुसूची को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य भी बता देता हूं आपको,
भूमि सुधार कानूनों और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। तो दोस्तों इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की अगर बात करें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 है। तो अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों उच्च न्यायालयों को रिट अधिकारिता प्राप्त है, और दोस्तों जिसके माध्यम से वे मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकते हैं। दोस्तों यदि कोई केंद्रीय कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो दोस्तों उच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक या अवैध भी घोषित कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प दिया गया है ये बिल्कुल सही नहीं है। ओके दोस्तों, अब दूसरे विकल्प की बात करें कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये विकल्प भी गलत है दोस्तों। अब देखिए विकल्प क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों भारत के संविधान में यानी कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों भारत में उच्चतम न्यायालय ही संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और संरक्षक है। इसलिए दोस्तों दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों भारत में उच्चतम न्यायालय ही जो है वो संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और संरक्षक है, इसलिए नहीं उठाया जा सकता। ओके दोस्तों, देखिए विकल्प ये कह रहा है आपसे कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो फिर से बता रहा हूँ, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय प्रश्न इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि भारत में उच्चतम न्यायालय जो है वो उच्चतम न्यायालय ही संविधान का अंतिम यानी कि लास्ट व्याख्याकर्ता और संरक्षक है। दोस्तों एक केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य यानी कि 1973। इस मामले में ऐतिहासिक निर्णय आया। उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ओके दोस्तों, और बता दूं उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है दोस्तों कि वे किसी भी संविधान संशोधन की वैधता की समीक्षा कर सके, और यदि वह संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों हमारा विकल्प दूसरा यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संविधान संशोधन की वैधता की समीक्षा कर सकता है, और यदि वह संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द भी कर सकता है। इस अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा विकल्प दूसरा गलत है, और भारत के जो 99वें संविधान संशोधन को रद्द करना इसका प्रमुख कारण या प्रमुख उदाहरण माना जा सकता है। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हमारा विकल्प पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो दोस्तों ना तो पहला ही सही है और ना दूसरा ही सही, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वां। देखिए भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध आपके अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? देखिए क्या पहला विकल्प इसका अर्थ हो सकता है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय जो निर्णय लेते हैं उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या ये इस वाला जो ऊपर वाक्य दिया गया इसका अर्थ हो सकता है दोस्तों? या फिर ये हो सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। तो दोस्तों मैं बता दूं पहला विकल्प जो है बिल्कुल गलत दिया है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि दोस्तों दी जा सकती है। यहाँ पर हमारा विकल्प दूसरा सही है। क्यों सही है दोस्तों? जो हमारा दूसरा कथन जो है ऊपर जो वाक्य दिया गया प्रश्न के रूप में उसका सही अर्थ निकालने वाला विकल्प है, क्योंकि दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाहर नहीं होता। यह विकल्प दोस्तों अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के सार को सटीक रूप से दर्शाता है। और दोस्तों अनुच्छेद 142 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। देखिए इस शक्ति का प्रयोग करते समय दोस्तों न्यायालय सामान्य विधियों यानी कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों में अंतर्निहित किसी भी निषेध
या प्रतिबंध से बाध्य नहीं होता। इसका अर्थ है कि दोस्तों न्याय के हित में न्यायालय सामान्य कानून के दायरे से बाहर जाकर भी आदेश दे सकता है, नहीं कोई उसे बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए हमारा विकल्प यहाँ पर दूसरा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8वां। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा क्या है, न्यायाधीश जांच यानी कि अधिनियम जो 1968 है के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मैं बता दूं कि लोकसभा के अधिकार द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता, ये बात दोस्तों प्रॉपर वे में गलत है। क्योंकि दोस्तों क्यों गलत है वो समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय जो हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या राज्यसभा के सभापति अपनी विवेक की जो शक्ति होती है, विवेकाधीन शक्ति से प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसलिए हमारा विकल्प पहला गलत हो जाता है। विकल्प दूसरा देखते हैं कि भारत का संविधान ये परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तो दोस्तों ये कथन भी गलत है, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत का संविधान जो है वो ये चीज़ परिभाषित नहीं करता है कि अक्षमता या सिद्ध कदाचार वास्तव में क्या गठित करते हैं या उनका ब्यौरा क्या है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों, संविधान केवल अनुच्छेद 124 के भाग 4 में यह प्रावधान देता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल उन्हीं दो आधारों यानी सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर ही पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। विकल्प तीसरा देखते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा विकल्प भी यहाँ पर गलत है। विकल्प तीसरा देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, यहाँ पर हमारा जो तीसरा विकल्प दिया गया है वो ही विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखिए विकल्प सही क्यों है। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा और प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत दी गई है, जिसे कहते हैं जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में ही दी गई है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, संविधान केवल हमें यह बताता है कि न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन इस बात की पूरी प्रक्रिया जैसे कि नोटिस कैसे दिया जाएगा और आरोपी की जांच के लिए यानी कि आरोपों की जांच के लिए समिति आपकी कैसे बनेगी और संसद के दोनों सदनों के मतदान कैसे होंगे, इस जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो 1968 के अधिनियम द्वारा शासित होती हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा विकल्प तीसरा सही है, यानी कि विकल्प सी सही है, बाकी ए बी सी तीनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो, यानी कि राजनीति से दूर व्यक्ति होना चाहिए जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो। तो प्रश्न पूछ रहा है सुझाव किसका था। पहला यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 का था, या राजमन्नार समिति 1969 का था, या सरकारीय आयोग 1983 का था, या संविधान के कार्य चालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000 का था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपका सुझाव था ये आपका सरकारी आयोग 1983 का था। ओके दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए, यह सुझाव सरकारी आयोग द्वारा दिया गया था और दोस्तों 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित इस आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सिफारिश की थी कि राज्यपाल के जो पद की निष्पक्षता और गरिमा बनाए रखने के लिए उसने 3 पॉइंट बताए थे दोस्तों। ओके दोस्तों, कि ये सारी चीज़ें बताई थी कि उसने राजनीति में भाग नहीं लिया हुआ हो और उसके एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो। ओके दोस्तों, और राज्य के बाहर का हो। अब देखिए, राज्यपाल को सामान्यतः उस राज्य का निवासी भी नहीं होना चाहिए और वह अपने क्षेत्र के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके सक्रिय राजनीतिक जुड़ाव ना हो या जिसने नियुक्ति से ठीक पहले राजनीति में सक्रिय रूप से भाग न लिया हो। इस सिफारिश का उद्देश्य सुनिश्चित करना था दोस्तों कि राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक निष्पक्ष
पुल के रूप में कार्य करे और स्थानीय राजनीति में नहीं उलझे। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर विकल्प हमारा बी सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संसद निहारता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निहारता से छूट देता है। विकल्प दूसरा, उपरोक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। तो दोस्तों, मैं डायरेक्ट इस प्रश्न का उत्तर आपको बता देता हूं कि संसद जो है निहारता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निहारता से छूट देता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये विकल्प बिल्कुल सही है, परंतु दोस्तों नीचे दिया गया उपरोक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया, ये गलत है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, क्योंकि यह अधिनियम कई बार संशोधित किया गया है, लेकिन दोस्तों संशोधनों की सटीक संख्या 5 बार की पुष्टि करना मुश्किल है, क्योंकि ये संख्या बदलती रही है। ओके दोस्तों, इसलिए विकल्प दूसरा हमारा गलत है और पहला विकल्प हमारा सही है, क्योंकि इस अधिनियम के अनुसूची में उन पदों को सूचीबद्ध किया है दोस्तों जिन्हें लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि उन पदों पर बैठे व्यक्तियों को संसद सदस्य चुने जाने या बने रहने से अयोग्य न ठहराया जा सके। इसलिए पहला विकल्प हमारा सही है। और देखिए तीसरा विकल्प देखते हैं। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया, नहीं किया गया दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल हमारा यहाँ पर पहला ही सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। देखिए, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प पहला, वर्ष के प्रथम सत्र में प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपरोक्त में से कौन सा या से सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, ना तो पहला और ना दूसरा। दोस्तों यहाँ पर हमारा केवल पहला विकल्प सही है। क्यों सही है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों संविधान का अनुच्छेद जो 176 उसके अनुसार राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद, दोस्तों सुन लीजिए, प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानसभा या विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करता है। ओके दोस्तों, इसलिए यहाँ पर केवल हमारा पहला विकल्प सही है। और दोस्तों पहला विकल्प जो है अनिवार्य और एक संवैधानिक औपचारिकता यानी कि रूढ़िगत है, जिसमें वे सरकार की नीतियों और आने वाले वर्ष के विधायी एजेंडों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ओके दोस्तों, अब पढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 12 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 12, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? किसको स्वीकार करेंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, तो दोस्तों नियंत्रण का अभाव या इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, तो स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अधिकार। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा जो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? दोस्तों वो करेंगे स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर देना। अब देखिए दोस्तों, देखिए राजनीतिक दर्शन और संवैधानिक कानून में स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंधों की अनुपस्थिति, यानी कि विकल्प दूसरा जो है आपका नियंत्रण का अभाव दे रखा है, वो नहीं है, बल्कि दोस्तों एक ऐसा वातावरण और अवसर प्रदान करना है जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं, प्रतिभाओं और संभावना को पूरी तरीके से विकसित कर सके। इसलिए यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही है, क्योंकि दोस्तों सबसे व्यापक और सकारात्मक अर्थ जो हमें दे रहा है वो चौथा ही दे रहा है। और दोस्तों राज्य का उद्देश्य ऐसे अधिकार और परिस्थितियों को सुनिश्चित करना होता है जो नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने और आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करें। ओके दोस्तों, अब दोस्तों पहला विकल्प क्यों गलत है ये समझ लीजिए, क्योंकि पहला विकल्प एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन दोस्तों स्वतंत्रता की पूर्ण परिभाषा इसके अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि तानाशाही में स्वतंत्रता की पूर्ण परिभाषा शामिल नहीं हो सकती। अब देखिए दोस्तों दूसरा विकल्प जो है नियंत्रण का अभाव अराजकता की ओर ले जा सकता है दोस्तों, जो वास्तविक स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती। तीसरा विकल्प भी दोस्तों गलत है, वो इसलिए गलत है दोस्तों, इच्छा अनुसार कुछ भी करना दोस्तों दूसरों के अधिकारों को हनन कर सकता है, जो कानून के शासन वाली स्वतंत्रता के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए हमारा मात्र चौथा ही विकल्प यहाँ पर सटीक बैठता है। अब देखते हैं आज का हम 13वां प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 13वां, चार्टर एक्ट 1983 के संदर्भ में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया।
तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, विकल्प पहला जो दिया गया है चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि चार्टर एक्ट जो था 1813 ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया और दोस्तों ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की अनुमति दी थी। लेकिन दोस्तों चाय के व्यापार को और चीन के साथ व्यापार को कंपनी का एकाधिकार बना अभी तक रहा था। अब विकल्प दूसरे की बात करें कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश यानी कि राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो दोस्तों विकल्प दूसरा दोस्तों सही है, क्योंकि जो अधिनियम दिया गया चार्टर एक्ट अधिनियम 1813, इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से घोषणा करता था दोस्तों कि भारत में कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहाँ के किंग की संप्रभुता के अधीन है, जिससे उन क्षेत्रों पर क्राउन का राजनीतिक नियंत्रण मजबूत हुआ था। अब बात करें दोस्तों विकल्प नंबर तीसरे की, तो विकल्प नंबर तीसरा गलत है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये कहना गलत है दोस्तों, क्योंकि 1813 के अधिनियम ने राजस्व को सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं लाया गया था। और दोस्तों कंपनी को अभी भी इन क्षेत्रों पर नियंत्रण और राजस्व दोस्तों एकत्र करने का अधिकार था। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, संसद का सीधा नियंत्रण दोस्तों जो आया है वो आया है 1858 में, यानी कि संसद का सीधा नियंत्रण 1858 को आया है और भारत सरकार अधिनियम के बाद स्थापित हुआ है, जब भारत का शासन जो है दोस्तों सीधे क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था। वो कब हुआ था दोस्तों? 1858 में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं विकल्प तीसरा भी असत्य है हमारा, और दोस्तों विकल्प पहला और दूसरा ही विकल्प सत्य है। तो फिर कत्र में से कौन सही है? तो यहाँ पर ए यानी कि विकल्प पहला और दूसरा सत्य है। क्यों सत्य है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और तीसरा गलत है तो क्यों गलत है ये भी अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए दोस्तों आज का 14वें नंबर का प्रश्न, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है करती हैं? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, नीति आयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर विकल्प ए सही है, यानी कि संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां जो हैं वो भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण करने का कार्य करती हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार यानी कि इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्ष अनुरूप यानी कि वर्ष पड़ने वाले भार को कम करना, यानी कि प्रति वर्ष पड़ने वाले भार को कम करना, या केंद्रीय और राज्य सरकार की आधिकारिक संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना, या 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना, या 50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों का दोस्तों संघ उधारी यानी कि दोस्तों संघ उधारी के अंतर्गत अधिक तेजी समाधान करने का लक्ष्य रखना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्थानांतरित करने का सीधा उद्देश्य दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की आधिकारिक जो तो आधारिक संरचना परियोजना को संबल प्रदान करना था, बाकी कोई उद्देश्य नहीं था। इस प्रकार दोस्तों हमारे आज के यूपीएससी 2019 से पूछे गए प्रश्न जो 15 प्रश्न पूछे गए थे उसकी श्रृंखला पूरी होती है। आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी दोस्तों कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों आपने वीडियो पूरी देख ली हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। कल फिर मिलते हैं अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।